यूनिट 3 के अंदर ये तुम्हारा टॉपिक 3 है, स्टॉक एक्सचेंज। व्हाट इज स्टॉक एक्सचेंज? डिस्कस ब्रीफली द कैरेक्टरिस्टिक्स, फंक्शंस एंड सर्विसेज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। स्टार्ट करें पहले मीनिंग से। अ स्टॉक एक्सचेंज इज द प्लेस और मार्केट। स्टॉक एक्सचेंज इज अ प्लेस और मार्केट where industrial securities are bought and sold। पेज नंबर 6 पे है। अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन। पर याद रखो इसमें दो अलग अलग बातें। पहले तो स्टॉक एक्सचेंज को प्लेस या तो मार्केट बोला गया है। आपको उस जगह पे जाने की कोई जरूरत नहीं है, आप वर्चुअली भी वो जगह पे प्रेजेंट हो सकते हो। दूसरी बात कि वहां पे सिक्योरिटीज, अब कौन सी सिक्योरिटी? इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का मीनिंग बहुत ज्यादा वाइड है। सिक्योरिटी में शेयर्स आते हैं, स्टॉक्स आते हैं, बॉन्ड्स आते हैं, डिबेंचर्स आते हैं, बहुत सारी चीजें आती है, लोन्स भी आते हैं उसमें जो खरीदे और बेचे जाते हैं। लेकिन साथ में एक और चीज ऐड की गई है अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन। तो सिक्योरिटीज में जैसे मैं बता चुका, शेयर, स्टॉक, बॉन्ड एंड डिबेंचर्स जो कंपनी इश्यू करती है। गवर्नमेंट की सिक्योरिटी और बॉन्ड्स जो सेमी गवर्नमेंट इश्यू करती है वो। और साथ में इससे मदद किस बात की मिलती है कि इंडस्ट्री को कैपिटल मिलेगी, कॉमर्स को कैपिटल मिलेगी, कॉमर्स यानी सर्विस सेक्टर को, और गवर्नमेंट को पैसा मिलता है। अब डेफिनेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज 1956 में सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर बताया गया था कि स्टॉक एक्सचेंज इज एन एसोसिएशन, ऑर्गेनाइजेशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। पहले तो तीन अलग अलग बातें लिखी गई इसमें। अब डेफिनेशन की जब बात करें तो डेफिनेशन लिखी गई है किसी एक्ट में, तो इसका मीनिंग बहुत ही डीप होता है। सबसे पहली बात तो एसोसिएशन ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल, इसीलिए पहले एसोसिएशन भी लिखा है। ऑर्गेनाइजेशन मतलब अगर ऑर्गेनाइज तरीके से होता है तो। और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, इसका मतलब कुछ लोग मिलके, वो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स में क्या हो सकता है पता है? पार्टनरशिप फर्म और कंपनी दो मिलके एक बॉडी ऑफ इंडिविजुअल बना सकते हैं, राइट। सॉरी, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स यानी सिर्फ उसमें फ्लैश एंड बोन्स के इंसान जो होंगे। एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो ने, उसमें अपने पार्टनरशिप या तो कंपनी को मिला के भी एक ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं। फिर बाद में लिखा है वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। मीनिंग क्या? उसका रजिस्ट्रेशन हुआ हो या ना हुआ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनकॉर्पोरेटेड मतलब रजिस्ट्रेशन होना। एस्टैब्लिश फॉर द पर्पस ऑफ, मकसद क्या है उसका? तो असिस्टिंग यानी हेल्प करना, रेगुलेटिंग एंड कंट्रोलिंग बिजनेस इन बाइंग, सेलिंग एंड डीलिंग सिक्योरिटीज। पहले क्या करेंगे? मदद करेंगे। दूसरा रेगुलेट करेंगे। तीसरा कंट्रोल करेंगे। रेगुलेट और कंट्रोल दोनों में फर्क है। रेगुलेट करना मतलब रूल्स बनाना, कंट्रोल करना यानी कोई अगर एस्ट्रे यानी कोई गलत जगह पे जा रहा है तो उसको पकड़ के वापस सही रास्ते पे लाना। And at present in India, there are 23 stock exchanges. The most important of them are नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और सबसे इंपॉर्टेंट जिसको माना जाता है वो बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। समझ लो स्टॉक एक्सचेंज का दबदबा कितना ज्यादा है कि बॉम्बे का मुंबई कर दिया। हर जगह पे उन्होंने बॉम्बे की जगह मुंबई लिखना शुरू किया, लेकिन आज भी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं, उसका मुंबई स्टॉक एक्सचेंज नहीं हुआ, क्योंकि इसको है ना पूरी दुनिया के अंदर इसी नाम से जाना जाता है। सर्च करने के लिए आपको BSE लिखना पड़ता है, MSE लिखोगे तो कुछ दूसरा आ जाएगा। Their operations are regulated by the Securities Exchange Board of India यानी सेबी। सेबी का फॉर्मुलेशन 1991-92 में हुआ। उसके पहले सेबी के पहले सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एंड रेगुलेशन एक 1956 के अंदर चलता था। अब कैरेक्टरिस्टिक्स है तो फीचर, पहले जहां पे सिक्योरिटीज को खरीदा बेचा जाता हो। अ स्टॉक एक्सचेंज इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, चाहे इनकॉर्पोरेटेड हो या ना हो, वो स्ट्रिक्टली रेगुलेट किए जाते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशन जो प्रिस्क्राइब करते हैं वेरियस ट्रांजेक्शन्स के अंदर। बोथ इन्वेस्टर्स एंड स्पेक्युलेटर्स बाय एंड सेल शेयर्स। इन्वेस्टर और स्पेक्युलेटर दोनों ही शेयर्स को खरीदेंगे और बेचेंगे। देन द सिक्योरिटीज ऑफ कॉर्पोरेशन, ट्रस्ट, गवर्नमेंट, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एटसेट्रा आर अलाउड टू डील एज स्टॉक एक्सचेंजेस। यानी जितनी भी अलग अलग सिक्योरिटीज है ना, सबको आप स्टॉक एक्सचेंज के अंदर डील कर सकते हो, राइट। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन भी इसमें है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को सेमी गवर्नमेंट नहीं बोलेंगे, लोकल बॉडी बोलेंगे इसको। Then after functions of stock exchanges,
पहले स्पॉट मार्केट, ये रेडी और कंटिन्यूस मार्केट। अगर स्टॉक एक्सचेंज चालू है तो उस टाइम पे कोई भी सिक्योरिटी को खरीदा तो बेचा जा सकता है। रेडी एंड कंटिन्यूस मार्केट फॉर सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज। इसका मतलब ये आपको सबसे पहली बात जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो कंटिन्यूस मार्केटेबिलिटी प्रोवाइड करता है शेयर्स और सिक्योरिटीज के लिए। इससे उसकी लिक्विडिटी बढ़ती है। अब सवाल ये लिक्विडिटी का मतलब क्या? क्वेश्चन वैसे ना अगर ऐसे ही पढ़ लो तो बहुत आसान है, पर समझना बहुत डिफिकल्ट है। लिक्विडिटी मतलब कैश में कन्वर्ट करने की कैपेसिटी। किसी भी सिक्योरिटी को कैश में कितनी जल्दी कन्वर्ट कर सकते हैं, या तो कैश को सिक्योरिटी में कितनी जल्दी। तो याद रखो कंटिन्यूस मार्केटेबिलिटी है, इसका मतलब खरीदना भी आसान, बेचना भी आसान। तो कैश से सिक्योरिटी और सिक्योरिटी से कैश, दोनों को कन्वर्ट करना आसान है। फिर लिखा है डिसेमिनेशन ऑफ प्राइस इंफॉर्मेशन। स्टॉक एक्सचेंज के पास सारा रिकॉर्ड होता है, सारे ट्रांजेक्शन जो अलग अलग सिक्योरिटीज के किए जाते हैं, तो वो आपको कंटिन्यूस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। किसके बारे में? सिलेक्टेड शेयर्स के प्राइसेस के बारे में। और इससे शेयर होल्डिंग, मेरे पास अगर 10 शेयर है तो उसकी वैल्यू कितनी आज के दिन में, वो जानना मेरे लिए आसान हो जाता है। देन कम्स कैपिटल मोबिलाइजेशन। मोबिलाइजेशन मतलब मूव करना कैपिटल को। कैपिटल अगर किसी के घर में पड़ा रहेगा पैसा तो वो आइडल कैपेसिटी है, लेकिन उसको अगर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो दोनों कमाएंगे, कंपनी को भी फायदा होगा और साथ में जो इन्वेस्टर है उसको भी फायदा होगा। इसको मोबिलाइजेशन बोला जाता है। यानी आपकी जो सेविंग्स है स्मॉल सेविंग्स, वो स्मॉल सेविंग्स को कैपिटल फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है और इससे ग्रोथ इकोनॉमिक किसी कंट्री का फास्ट हो पाएगा। एंड in absence of stock exchange it will not be possible to mobilize the surplus funds of people and to direct its investment in profitable channels। यानी हम अपने जितने भी इन्वेस्टमेंट्स है उसको किसी प्रॉफिटेबल चैनल्स के अंदर डाइवर्ट नहीं कर पाएंगे। यानी जो सरप्लस फंड्स है लोगों का वो हम पड़ा हुआ ही रखेंगे। बैंक के अंदर अगर सेविंग्स अकाउंट में पैसा है तो उसका रिटर्न कितना? अभी तो बहुत कम है, 3.5%, 3.25% के करीब। लेकिन अगर इसी चीज को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया जाए और समझदारी से इन्वेस्ट किया जाए तो ये आपको मंथ के अंदर पर मंथ आपको 10 to 20% का भी रिटर्न दे सकते हैं। अब मोबिलिटी ऑफ कैपिटल, यानी जो कैपिटल है उसको मोस्ट प्रॉफिटेबल चैनल के अंदर अपने इंश्योर कराते हैं। द इन्वेस्टर्स विल इन्वेस्ट इन दोज सिक्योरिटीज विच प्रोवाइड मोर प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज। तो आप कौन सी जगह पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे? जैसे किसी कंपनी के शेयर्स के बारे में अगर खराब रिजल्ट आता है उसका, तो उसकी शेयर की प्राइस कम हो जाती है, लोग उसमें से पैसा निकाल देते हैं और ऐसी जगह पे दूसरी जगह इन्वेस्ट करेंगे जहाँ पे पैसा ज्यादा सेफ हो। फिर ऑफर्स लिक्विडिटी। स्टॉक एक्सचेंज ऐसी जगह है जहाँ पे इन्वेस्टर्स अपने स्टॉक को करंट प्राइसेस के ऊपर सेल कर सकते हैं। यानी मतलब वो अपने शेयर्स को कभी भी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं व्हेन स्टॉक एक्सचेंज इज इन ऑपरेशन। दस स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड्स लिक्विडिटी टू ऑफ कैपिटल टू इन्वेस्टर्स। यानी इन्वेस्टर्स को क्या मिलेगा? सबसे इंपॉर्टेंट बात तो कि आपको इन्वेस्टर्स, अगर इन्वेस्टर्स है तो इन्वेस्टर्स को लिक्विडिटी मिलेगी, मतलब कैश में कन्वर्जन की फैसिलिटी मिलेगी। फैसिलिटीज ऑफ स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन यानी प्राइस में अप्स एंड डाउन के कारण प्रॉफिट कमाना, वो स्पेक्यूलेशन जिसको सट्टा बोला जाता है। अपनी लैंग्वेज में उसको क्या बोलेंगे? सट्टा। द स्टॉक एक्सचेंज enables businessmen or genuine investors to speculate and to secure substantial gain। substantial यानी नोंदपात्र। through fluctuation in security prices। if a speculator expects a big rise in the prices of security, he begins to purchase it in advance and sell all the holdings at the peak level for earning profit। अगर मुझे लगेगा कि कोई शेयर की प्राइस बहुत फास्ट इंप्रूव होने वाली है तो मैं क्या करूँ, इसके शेयर्स को मैं पहले से खरीद लूंगा और इसके बाद में जब इंक्रीज होने तब उसको बेच दूंगा। सो अगर मैं शेयर्स को लॉन्ग टाइम तक होल्ड करता हूँ दैट इज नॉट स्पेकुलेशन, उसको स्पेकुलेशन नहीं बोलेंगे। लेकिन शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर विद इन अ मंथ अगर मैं उसको रीसेल कर देता हूँ दैट इज स्पेकुलेशन। ओके। फिर better corporate governance practices। The listed companies have to furnish certain information like quarterly financial results to the stock exchange। Thus, stock exchange exercise control on the working and management of the companies। This safeguards the interest of investors and also regulates company management। पहली बात तो स्टॉक एक्सचेंज क्या करे? कंट्रोल एक्सरसाइज करे। और किसके ऊपर कंट्रोल? वर्किंग एंड मैनेजमेंट पे। कारण कि अगर कंपनी बराबर काम नहीं करेगी ने
तो सबसे पहले उसके ऊपर एक्शन कौन लेगा? सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। कारण क्योंकि कंपनी के साथ में बहुत ज्यादा इन्वेस्टर्स जुड़े हैं। तो अगर कंपनी ने लॉस किया और अपनी गलतियों के कारण लॉस किया तो उसका जो कॉम्पनसेशन है, जो कॉम्पनसेशन है उसका, वो किसको नहीं जाना चाहिए? वो उनकी तरफ नहीं जाना चाहिए जो शेयर होल्डर्स ने अपने सेविंग्स को इन्वेस्ट किया। इसलिए सबसे पहले रेगुलेशन कौन करेगा? सेबी खुद। तो बेटर कॉर्पोरेट गवर्नेंस यानी इन्वेस्टर्स के इन्वेस्टमेंट को रेगुलेट करने के लिए, सेफगार्ड करने के लिए, कंपनी के मैनेजमेंट को रेगुलर करने के लिए किया जाता है। देन आफ्टर ऑफर्स प्राइस स्टेबिलिटी। व्हेन शेयर प्राइसेस आर लो तो ट्रेडर्स हेवी बाइंग करते हैं, बहुत ज्यादा खरीदेंगे। इससे शेयर्स की प्राइस वापस स्टेबलाइज हो जाएगी। नॉर्मली ये फॉलिंग प्राइस के ऊपर खेलने वाले लोग अलग है और राइजिंग प्राइस के ऊपर खेलने वाले लोग अलग है। ये अपने अडानी के केस में जो देखा था, वो फॉलिंग प्राइस के ऊपर कमाने वाले, इसको शॉर्ट सेलिंग बोला जाता है। ये शॉर्ट सेल करने वाले हैं ने, जब प्राइस गिरती है तो पैसा कमाते हैं। ये गजब बात है ना, कि जिस शेयर की प्राइस को मैं खरीद रहा हूँ उसमें मैं सामने वाले को ऐसा बोल रहा हूँ कि इसकी प्राइस गिरेगी, तो गिरेगी तो फायदा कैसे होगा? दैट इज शॉर्ट सेलिंग। और शॉर्ट सेलिंग से ही ये लोग है ना पैसा, याद रखो शॉर्ट सेलिंग में ऐसा है ना कि अगर प्राइस बढ़ गई ना गलती से, तो आदमी पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। इसलिए ये लोग रिसर्च करते हैं, पूरी तरह से कंप्लीटली रिसर्च करेंगे और रिसर्च के बाद में जजमेंट पे आते हैं कि ये शेयर की प्राइस गिरनी चाहिए। फिर अपना रिपोर्ट प्रेजेंट करेंगे और उस रिपोर्ट के बेस के ऊपर प्राइसेस गिरती है। जब गिरेगी तो उनके पास ये भी टारगेट होगा कि कहाँ तक जाएगी ये प्राइस। लेकिन अगर गलती से प्राइस इंक्रीज होना शुरू कर दी, उसके रिपोर्ट की कोई इफेक्ट नहीं हुई, तो गए। इंक्रीज हो तो अच्छा, पर उसके लिए अच्छा नहीं है। जो शॉर्ट सेल करते हैं ना उसके लिए अच्छा नहीं है। ये कभी समझाऊंगा तुमको फुर्सत में कि शॉर्ट सेलिंग होता क्या है, क्योंकि समझना काफी डिफिकल्ट होता है। मैंने खुद ने ये अडानी के केस के बाद में इसको समझा कि कैसे शॉर्ट सेलिंग में लोग पैसा कमाते हैं। Next is ensure wider ownership of securities. If companies' securities are listed in different stock markets of the country, its securities will be bought and sold by persons scattered all over the country. So the ownership of securities is also widely scattered. अब कोई भी इंसान जो इंडिया में रहता है तो इंडियन शेयर्स को वो खरीद सकता है, और कोई भी इंसान अगर इंडियन शेयर्स को खरीदेगा तो जरूरी नहीं कि वो जो जिस कंपनी जिस जगह पे उसी जगह पे रहता हो, वो तो इंडिया में कोई भी जगह पे रहता होगा ना। तो इसका मतलब ऑनरशिप ऑफ सिक्योरिटीज कोई भी ले सकता है, खाली कंडीशन ये है कि वो इंडियन होना चाहिए। एंड बैरोमीटर ऑफ बिजनेस कंडीशन, अगर किसी कंपनी के शेयर्स की प्राइस अगर बढ़ती है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो कंपनी की पोजीशन अच्छी है। लेकिन अगर शेयर मार्केट अच्छा है तो इसका मतलब कंट्री प्रोग्रेस कर रही है और इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज में डिप्रेशन नहीं है, इन्फ्लेशन की सिचुएशन है, बाहर से आने वाला पैसा वो भी बेनिफिशियल रहेगा हमारे लिए। और डिसेमिनेशन, डिसेमिनेशन बार बार वर्ड आएगा, इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन। The listed companies have to furnish quarterly financial results to the respective stock exchanges. The information is published by the exchanges. The analysts use these data and give their opinion about various shares traded in the market to the investors. जो एनालिस्ट है ना वो सारे डेटा को पब्लिश करेंगे और ये सारे डेटा को सब इन्वेस्टर्स तक पहुंचाते हैं, और सेबी ये इंफॉर्मेशन रोज के हिसाब से पहुंचाती है, ऐसा समझो। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज सर्विसेज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय बराबर। नाउ सर्विसेज ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस, फंक्शन और सर्विस एक जैसे याद करोगे तो भी चलेगा। पहले लिखा है कंटिन्यूअस मार्केटेबिलिटी टू द सिक्योरिटीज, यानी स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड the stock exchange provides a ready market for all for sale and purchase of securities. It provides continuous marketability to listed securities. Continuous marketability अंडरलाइन करो, चलिए वो अपना पॉइंट भी है, मेन पॉइंट भी है वो।
प्रॉपर डायरेक्शन टू द फ्लो ऑफ कैपिटल। स्टॉक एक्सचेंज इज अ सेंसिटिव, अंडरलाइन करो, सेंसिटिव बैरोमीटर। जरा भी अगर किसी कंपनी के साथ में नुकसान होने का चांस दिखेगा ने, पूरा मार्केट डाउन हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल कर्नाटक में अनप्रेसिडेंटेड रिजल्ट आता है, तो जो गवर्नमेंट सेंटर में है ना, उसके खिलाफ की अगर गवर्नमेंट बने ना, तो मार्केट डाउन होना चाहिए। पर अपना मार्केट वो शॉक को एब्जॉर्ब कर गया, इंडियन मार्केट। अदरवाइज अगर प्रेजेंट याद रखो, इसको बीजेपी या तो कांग्रेस के साथ में कोई लेना देना नहीं है। शेयर मार्केट को स्टेबल गवर्नमेंट के साथ में लेना देना है। और आप जानते हो कि इंडस्ट्रीज में कर्नाटका सेकंड नंबर पे, महाराष्ट्र के बाद में सेकंड नंबर पे कर्नाटका आता है इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के अंदर, और सर्विस सेक्टर और आईटी इंडस्ट्री में नंबर 1 पे है। इतनी बड़ी इंडस्ट्री जहां पे चलती हो, वो स्टेट के अंदर अगर गवर्नमेंट एक झटके में चेंज हो गई, तो उससे शेयर मार्केट को इफेक्ट पड़ती है। इसीलिए उसको सेंसिटिव बैरोमीटर बोला जाता है ऑफ बिजनेस का एक्टिविटीज। दिस इज बिकॉज जब भी सेल और प्रॉफिट किसी कंपनी का इंक्रीज होता है, तो उसके शेयर्स की प्राइस इंक्रीज होगी। Thus, the prices of different securities indicate the relative profitability. This provides guidance to the investors. इससे पता चलता है कि किस जगह पे अपने को पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। They can invest their fund in the securities of those companies which are more profitable. Thus, stock exchange provides proper direction to the flow of capital. यानी कंपनी की कैपिटल का फ्लो एक प्रॉपर डायरेक्शन में जाएगा, ये इससे पता चलता है। यानी आपको पता है कि कंपनी की कैपिटल कौन सी जगह पे इन्वेस्ट करना है, कौन सी जगह से पैसा निकाल लेना है। नाउ हायर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यू सिक्योरिटीज। अभी कोई नया शेयर इशू नहीं होता, तो कंपनी है ना, बहुत सारी ऐसी चैनल में हमको शेयर इशू करने हैं। और कैसे इशू करें, क्योंकि मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, यानी अप एंड डाउन बहुत होते हैं मार्केट में। इसलिए आज शेयर को इशू किया और मार्केट बैठ जाए तो क्या करेंगे। इसलिए जब भी मार्केट है ना स्टेबल हो जाएगा ना, जब मार्केट स्टेबल होगा और इलेक्शंस में पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे ना प्रेजेंट गवर्नमेंट की फेवर में, तब देखना तुम एक के बाद एक नई नई कंपनीज आती जाएगी। LIC के शेयर्स आए ना, उसके बाद में बहुत सारी कंपनीज आई। एक बड़ी कंपनी आनी चाहिए, उसके बाद में पीछे पीछे बहुत सारी कंपनीज आएगी। अभी भी नुकसान में चल रहा है। एज ऑन फ्राइडे, लास्ट फ्राइडे 532 था LIC की प्राइस, और LIC की प्रीमियम के अंदर 20% डिक्रीज हुआ है। नहीं 50% डिक्रीज हुआ है नए प्रीमियम में। यानी नया काम जो रखते हैं ना, जो एजेंट, तो पिछले साल जितना काम रखा था ना, उससे आधा काम रखा गया। इसमें गवर्नमेंट खुद ही LIC को मार रही है, क्योंकि गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट कर दिया नई पॉलिसीज को खरीदने के ऊपर कुछ टैक्सेस को। आज आप नई पॉलिसी खरीदते हो ना, 18% GST पहले साल के प्रीमियम के ऊपर, फिर कम हो जाता है। 18% नहीं, सॉरी 5% GST है। ये सेक्टर में GST होना ही नहीं चाहिए, LIC है। और आपको पता है हेल्थ इंश्योरेंस में 18% GST है। जितना प्रीमियम भरते हैं ना, उसका 18% गवर्नमेंट खा जाती है। तो ये सेक्टर जैसे ही ये डिक्लेयर होगा ना, उसके साथ में क्या हो जाएगा, प्राइस डाउन। तो ये जो हायर डिस्ट्रीब्यूशन नई सिक्योरिटीज जब भी आती है ना, तब नई सिक्योरिटीज में हायर प्राइसेस एज कंपेयर टू अनलिस्टेड सिक्योरिटीज। तो लिस्टेड सिक्योरिटीज को ज्यादा प्राइस मिलती है, अनलिस्टेड सिक्योरिटीज को नहीं। सो द लिस्टेड शेयर्स आर मोर एक्सेप्टेबल बाय द इन्वेस्टर्स। ड्यू टू दीज रीजंस, व्हेन द न्यू शेयर्स और सिक्योरिटीज आर इशूड थ्रू द स्टॉक एक्सचेंज, दे गेट गुड पब्लिक रिस्पॉन्स। अच्छा रिस्पॉन्स कब मिलेगा, जब अच्छी कंपनीज मार्केट में आएगी, तो वो अपने शेयर्स को आसानी से मार्केट में बेच पाएंगे। लोग ऐसा मानते हैं, इसलिए वो ऐसी शेयर्स को खरीदते हैं। नाउ इंश्योर सेफ्टी ऑफ फंड्स, द स्टॉक एक्सचेंज ऑपरेट्स अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन। तो हर तरह का ट्रेडिंग के अंदर हर तरह के रेगुलेशन रखे जाते हैं। जैसे मार्केट एक साथ में एक ही 1 आवर ऑफ ऑपरेशन के अंदर अगर समझो सीधा ही 3000 पॉइंट अप चला जाए, तो सेबी क्या करेगी, तुरंत उसका काम रोक देगी। उसको ओवर ट्रेडिंग बोला जाता है। कई बार इलेजिटिमेट स्पेकुलेशन एंड मैनिपुलेशन, अननेसेसरी किसी शेयर की प्राइस बढ़ जाती है। अहमदाबाद की एक कंपनी का एग्जांपल मैं बार बार देता हूँ तुमको, लास्ट ईयर भी मैंने तुमको दिया था जब 12th में आप पढ़ते थे मेरे पास। 1 रुपए के शेयर की प्राइस कितनी हो सकती है, ये सीधी 1400 रुपीज हो गई थी विद इन 1 सेशन।
40-50 पैसे में शेयर बिक रहा था, 1400 रुपये का शेयर हो गया। सेबी ने क्या किया, उसके ऊपर तुरंत रोक लगा दी और जितने भी उस दिन सौदे हुए थे वो सबके सब खारिज कर दिए। अब तुमको पता चला, मैं कल बोल रहा था, परसों आपको बोल रहा था कि क्यों सेटलमेंट एक दिन के बाद किया जाता है, उसके पीछे का कारण ये है कि सेटलमेंट अगर सेम सेकंड सेम डे हो गया ना, तो इस तरह से सट्टे में खेलने वाले लोगों को खुला मैदान मिल जाएगा। इसलिए ना हो, इसलिए एक दिन के बाद सेटलमेंट करते कि जिससे पता चले कि अगर कोई शेयर बहुत ज्यादा अफरा तफरी का माहौल क्रिएट करता है ना, तो उसके सारे ट्रेडिंग को कैंसिल कर दी थी इससे भी। पूरी सहारा कंपनी को खा गई है, समझ लो से भी। सहारा यानी सुब्रत रोय। नाउ ओवर ट्रेडिंग इलेजिटिमेट, इलेजिटिमेट यानी इलीगल। स्पेकुलेशन एंड मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन का मतलब क्या, जानबूझ के किसी शेयर को है ना, डिमांड एंड सप्लाई नहीं, कंपनी के कुछ लोग उसको ऊपर नीचे करे तो उसको मैनिपुलेशन बोलते हैं। So there is safety of the funds of investors. This increases their confidence in the stock market and stimulates large investment in corporate securities. इससे corporate securities के अंदर ज्यादा investment हो पाएगा and mobilization of savings. Stock exchange helps in mobilization of savings. Facilitates, या facilities लिखा है ना, गलत है, facilitates वर्ड होना चाहिए, FACILITATES। and capital formation and assist the process of economic growth. सेविंग्स को घर पे रखने से अच्छा ये है कि सेविंग्स को क्या किया जाए, इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करा जाए, वो शेयर एक्सचेंज से होता है। इन द एब्सेंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इट विल नॉट बी पॉसिबल टू मोबिलाइज द सरप्लस फंड्स ऑफ पीपल एंड डायरेक्ट इट्स इन्वेस्टमेंट इन रेम्यूनरेटिव चैनल। रेम्यूनरेटिव यानी प्रॉफिटेबल। मिरर ऑफ बिजनेस साइकिल, अगर कंट्री में डिप्रेशन होगा तो शेयर मार्केट नीचे डाउन जाएगा, लेकिन अगर कंट्री के अंदर प्राइसेस अप होती है तो इसका मतलब कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन है, तो बूमिंग पीरियड चल रहा है। बूमिंग कंडीशन का मतलब इन्फ्लेशन बोला जाता है सेकंड लाइन में, सेकंड पॉइंट में। Thus the stock exchange indicates the economic conditions and business condition of economy. So it is known as the mirror of the दो बार लिखा है, as the mirror of business cycle, as the mirror दो बार लिखा है। Provide information about prices and sale। अब आप देखोगे ना तो पूरे दिन कुछ तो ऐसी चैनल्स है, न्यूज चैनल्स, जो पूरा दिन खाली बिजनेस के बारे में न्यूज देती है, यानी शेयर के जो प्राइसेस है ना वो CNBC, जी न्यूज और NDTV जैसी चैनल्स के ऊपर चलते रहते हैं। इससे इंफॉर्मेशन आपको मिनट टू मिनट इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। स्टॉक एक्सचेंज मेंटेन्स अ कंप्लीट रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस ऑफ डिफरेंट सिक्योरिटीज एवरी डे। जैसे इमेजिन करो ये सिनारियो 1995 से पहले का, जब ओपन आउटक्राई सिस्टम थी, जब ऑनलाइन कुछ नहीं था, तो ये लोग अपडेट कैसे करते होंगे। आपको मालूम है ना, न्यूज़पेपर के अंदर पहले सारे शेयर्स की प्राइसेस आती थी एवरी डे, तो इसको अपडेट कैसे करते होंगे। हर रोज प्राइस लिखनी पड़े तुमको, और प्राइस लिखोगे कैसे, आपको मैन्युअली वहां पे जाके ने वो सारी प्राइसेस कोड जो होती है ना वो देखनी पड़े। पूरा पूरा दिन स्टॉक मार्केट के अंदर जो न्यूज रिपोर्टर वो रहते थे, समझे ना। ये बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट का काम बहुत बड़ा माना जाता था उस जमाने में। अभी तो क्या कि स्टॉक एक्सचेंज का जो भी प्राइस लिस्ट है ना, वो खाली शाम को प्रिंट आउट निकाल लो, खत्म। पहले तो है ना, जो प्रिंटिंग किया जाता था ना, तो प्रिंटिंग में जैसे लिखा है BOOMING, ऐसे लेटर्स आए, वो लेटर्स को तुमको अरेंज करने पड़े। जैसे अपने स्टैम्प बनाते ना, सिक्का बनाते, वैसे ही उसको लेटर को अरेंज कर देते। आज ऐसा कुछ नहीं होता, तुमको स्टोरी टाइप करके लिख देनी है, उसके बाद में सीधा प्रिंटिंग में चला जाएगा। सब लेजर के ऊपर होता है। नाउ बेटर एलोकेशन ऑफ फंड्स, एज a result of stock market transactions there is flow of funds from less profitable to more profitable enterprises। यानी जहां पे प्रॉफिट ना मिलता हो वहां से अपने मोबिलाइज करेंगे। ये आगे सब आ गया है, मैंने बोला ने कि दोनों क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम जैसे लगेंगे तुमको। एंड एंश्योर्स लिक्विडिटी ऑफ कैपिटल, यानी जब भी कैश की जरूरत है ना, तब अपने शेयर्स को बेच के कैश ला सकते हैं। And evaluation of securities, stock exchange help in evaluation of securities. The investor can evaluate the worth
of their holding from the prices. यानी मैं अपने पोर्टफोलियो को चेक कर सकता हूँ कि मेरे पोर्टफोलियो में कितने शेयर्स है और कितने के शेयर्स है, ये दोनों मैं रोज चेक कर सकता हूँ। और उसमें ये भी चेक कर सकता हूँ कि कौन सी सिक्योरिटी को मुझे बेच देना चाहिए और किसको मुझे होल्ड करना चाहिए। अब ये सर्विसेज और यूटिलिटीज, अगेन ये लिंक में क्वेश्चंस जा रहे हैं सब। डिस्कस द बेनिफिट यूटिलिटी एडवांटेजेस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। अब बेनिफिट्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज टू द कम्युनिटी एंड कंट्री। कम्युनिटी एंड कंट्री को एक क्वेश्चन याद करो ने, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सारे क्वेश्चंस तुमको याद हो जाएंगे। अगर तुम फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज करोगे ने, तो इसके बाद में ये भी तुमको उसी के अंदर से लिखना है। देखो सिंगल लाइन में है, इट इनकलकेट्स यानी लिखा ही है ब्रैकेट में, डेवलप करना सेविंग हैबिट अमंग द पीपल, और इससे कैपिटल फॉर्मेशन होता है। लोग खाली 10-10 शेयर भी खरीदेंगे ने, तो हजारों लाखों लोग खरीदेंगे, तो बड़ी कैपिटल क्रिएट होती है, इसको कैपिटल फॉर्मेशन, मूडी सर्जन कहवाय। थ्रू कैपिटल मोबिलाइजेशन इट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। कैपिटल मोबिलाइज होती है, मोबिलाइज होना इसका मतलब क्या, इसका मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है, इससे इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। एंड इट इंश्योर्स डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। हम क्या देखेंगे, जहां पे स्टेबल रिटर्न मिले ना वहीं पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, और जहां पे इंक्रीज मिले इनकम के अंदर वहीं पे। इट प्रोवाइड्स प्रॉपर इवेल्युएशन ऑफ द वर्थ ऑफ डिफरेंट सिक्योरिटीज। हम ये चेक कर पाएंगे कि अलग अलग सिक्योरिटीज की प्राइसेस कितनी है, एंड इससे इकोनॉमिक सिचुएशन पता चलती है, कंट्री में कौन सी सिचुएशन है, डिप्रेशन या तो बूम पीरियड है। यानी ये मिरर इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ अ कंट्री का। थ्रू स्टॉक एक्सचेंज हम प्रॉफिटेबल सिक्योरिटीज में अपना फंड इन्वेस्ट करेंगे, इससे हमारे पास जितना भी पैसा है ना उसका प्रॉपर अलोकेशन हो पाएगा। और जहां पे अगर कंट्री के अंदर स्केर्स फाइनेंशियल रिसोर्स है, अगर कंट्री के पास पैसा कम है, वैसी कंट्री के अंदर ये डिस्ट्रीब्यूशन पैसे का बराबर से हो पाएगा। इट हेल्प्स द गवर्नमेंट इन रेजिंग फंड्स ऑफ पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस। जैसे नर्मदा डैम बना था ना, उसमें लोगों के पैसे लगे थे, लोगों ने नर्मदा बॉन्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट किया था, और वो बॉन्ड में सारे 6 साल में पैसे डबल होते थे। आज तुमने बॉन्ड खरीदा ने, तो 6.5 ईयर के बाद में आपको डबल पैसे मिले, और वो फिजिकल बॉन्ड्स होते थे। आज तो वो भी नहीं रहा है। आज तुम बैंक में एफडी अगर ओपन कराते हो ना, तो मैच्योरिटी डेट के ऊपर आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है। उसी दिन मैच्योरिटी के टाइम के ऊपर, जिस टाइम पे, जिस सेकंड पे तुमने एफडी बुक कराई थी ना, उसी सेम सेकंड के ऊपर उस दिन आपके अकाउंट में, सेविंग्स अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। ये सब डिजिटाइजेशन है। पर पहले क्या, सब चीजें मैन्युअली होती थी। तो एक इंदिरा विकास पत्र आते थे, 5 साल में पैसे डबल। किसान विकास पत्र सेम, 5 ईयर्स में पैसे डबल। वो टाइम ऐसा था ना कि मार्केट के अंदर लोगों को भरोसा नहीं था, लेकिन गवर्नमेंट पे भरोसा था। हर्षद मेहता के टाइम पे शेयर मार्केट 3,000 पॉइंट पे था, 3,000 पॉइंट पे। आज 62,000 पॉइंट पे। मतलब समझ रहे हो कि जिस शेयर की प्राइस 3,000 रुपये थी ना, उसकी शेयर की प्राइस आज कितनी हो गई है, 62,000 हो गई। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो इतनी प्राइसेस बढ़ी है। तो ये अपने पता चलता है कि जब गवर्नमेंट को कोई इंपॉर्टेंट सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है ना, तो गवर्नमेंट लोगों के पास से पैसा इकट्ठा कराएगी, और जब पैसे इकट्ठे करेंगे ना, तो इसको शेयर मार्केट में वो लिस्टिंग कराएगी। और एक बार लिस्टिंग हो गया ना, तो इसके बाद में उसको आसानी से खरीदा बेचा जा सकता है। पर डिबेंचर और बॉन्ड में खरीदना बेचना इतना ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं होता, फिर भी पैसे ज्यादा मिलते हैं। फिर बेनिफिट्स टू इन्वेस्टर्स, इट प्रोवाइड्स गाइडेंस टू इन्वेस्टर्स रिगार्डिंग द चॉइस ऑफ सिक्योरिटीज। It provides continuous marketability and liquidity of securities, so the investors can sell their security when they require funds. यानी कंटिन्यूस मार्केटेबिलिटी, कंटिन्यूसली अपने सिक्योरिटीज को खरीद बेच सकते हैं। और लिक्विडिटी का मतलब तो हम जानते ही हैं, लिक्विडिटी यानी कैश में कन्वर्ट करना। ये किसके लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, राइट। एंड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हर प्राइस की मिलती जाएगी, और वो कोटेशन अपने को पता चलता है हर रोज। अगर आप खाली मोबाइल में भी आप क्लिक करते हो तो आपको पता चलता है कौन से शेयर की क्या प्राइस चल रही है। परचेज ऑफ लिस्टेड सिक्योरिटीज आर लेस रिस्की, क्योंकि उसके लिए ने पहले स्टॉक एक्सचेंज खुद और सेबी, ये दोनों उस सिक्योरिटी के बारे में पूरी है ने तहकीकात करेंगे, पूरा रिसर्च करेंगे, उसके बाद में उसको लिस्ट करेंगे। यानी उसमें जरा भी डाउट होगा तो लिस्टिंग नहीं होगा। तो लिस्टेड सिक्योरिटी पे लोगों का भरोसा बनता है। इट अवॉइड्स अनड्यू फ्लक्चुएशन in the prices of securities by balancing the operations of speculators.
बुल्स एंड बेयर्स सुना है? बुल्स एंड बेयर्स, बुल्स यानी ये ऐसे लोग ने कि जो मार्केट को अपवर्ड ट्रेंड के अंदर पहचानते हैं, और बेयर्स यानी जो डाउनवर्ड ट्रेंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। The securities which can be easily sold on stock exchange become a good collateral security for loans. आपके पास अगर शेयर्स है ना, तो कोई बैंक अगर आप उस शेयर्स को गिरवी रखोगे तो आपको लोन भी प्रोवाइड करेगी, अगर उस पोर्टफोलियो में अच्छे शेयर्स है तो। द स्टॉक एक्सचेंज ऑपरेट्स अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन। तो इसका मतलब इसमें जो इन्वेस्टर्स का जो इंटरेस्ट है वो सेफ गार्ड रहता है, मतलब आपको नुकसान नहीं हो सकता। अब कंपनी को क्या बेनिफिट्स होते हैं? इट एनलार्जेस the market for securities. When the shares or securities of a company are listed on the stock exchange, its credit standing and goodwill increases. यानी अगर आपके शेयर्स मार्केट में लिस्टेड हुए ना, तो इसका मतलब क्या, आपके बारे में लोगों के माइंड में पॉजिटिव इंप्रेशन आएगा कि आपकी सिक्योरिटीज को भरोसा रखा जा सकता है उसके ऊपर। लिस्टेड सिक्योरिटीज को अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है मार्केट में, एंड मार्केट वैल्यू ऑफ लिस्टेड सिक्योरिटीज आर हायर देन दैट ऑफ अनलिस्टेड सिक्योरिटीज। This increases the financial stability, bargaining power in takeover or merger, and the goodwill of the company. कंपनी की गुडविल इसके अंदर बनती है। It gives an idea of the general economic conditions of a nation and guides the company in its investment decision. यानी इसमें मार्केट की पूरी कंडीशन पता चलती है और कंपनी को पता चलता है कि कौन से टाइम पे मार्केट में एंटर होना है, कौन से टाइम पे नहीं होना है। ये क्वेश्चन अपना नेक्स्ट वाला हो गया था। अब ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट वाला क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन नंबर 8, पेज नंबर 15। एक्सप्लेन ब्रीफली द डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स इन द सिक्योरिटी मार्केट। अब ये सिर्फ नाम है, देखो, इन द इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट देयर आर नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हु लिंक डिमांडर्स ऑफ फंड्स विद द सप्लायर्स ऑफ फंड। जो डिमांड करते हैं उसको और सप्लाई करने वाले को है ना, दोनों को जोड़ने का काम करते हैं। पहले आता है उसके अंदर रेगुलेटर्स, the various key agencies that have significant regulatory influence, direct or indirect, over the securities market are as follows. Regulators यानी वो लोग ने कि जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसीलिए एस्टैब्लिश किया है कि वो डेली रूटीन के ऊपर ऑब्जर्वेशन वॉच रख सके। उसमें सबसे पहले CLB आता है, कंपनी लॉ बोर्ड। ये 1956 के एडमिनिस्ट्रेशन उसके लॉ को एडमिनिस्टर कराता है, लेकिन 1956 को चेंज कर दो, वहां पे लिख दो 2013। फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आता है, ये प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सुपरविजन ऑफ बैंक्स, मनी मार्केट एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट। यानी ये ऐसे लोग हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर जो इतने एक्सपर्ट है कि वो बैंक का रजिस्ट्रेशन डी रजिस्ट्रेशन करने का काम, मनी मार्केट को रेगुलेट करने का काम, और इवन गवर्नमेंट के लिए सिक्योरिटी मार्केट को रेगुलेट करने का काम भी करते हैं। 33,000 करोड़ का डिविडेंड दिया RBI ने, बोला था मैंने। द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से भी ये कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करते। देखो दो मार्केट है, कैपिटल मार्केट और दूसरा मनी मार्केट। मनी मार्केट को RBI रेगुलेट करेगी, लेकिन कैपिटल मार्केट को सेबी रेगुलेट करेगी। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, 2 DEA है, एक डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स भी और डिपार्टमेंट ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भी है। It is an arm of government which is concerned with the orderly functioning of the financial market as a whole. इसमें फाइनेंशियल मार्केट पूरा आ गया, इसमें मनी मार्केट भी आ गया और कैपिटल मार्केट भी आ गया। फिर मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स या तो कॉर्पोरेट अफेयर्स बोलो इसको, MCA यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ज्यादा सुटेबल है। ये भी गवर्नमेंट की एक बॉडी है जो किस लिए काम करती है, जितनी भी कॉर्पोरेट कंपनीज है उन सब का एडमिनिस्ट्रेशन बराबर से चल रहा है कि नहीं उसके लिए। अब रेगुलेटर्स, ये कौन है? रेगुलेटर्स वो लोग हैं जो सिक्योरिटीज को खरीदने और बेचने में रेगुलेट करते हैं। यानी इसमें NSE और BSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आएगा। लिस्टेड सिक्योरिटीज, जो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड होती है ना, वो
जिसको ट्रेड कर सकते हो, मोर देन 10,000 सिक्योरिटीज आर लिस्टेड इन इंडिया, 10,000 से ज्यादा। ये कम लग रहा है मुझे, बिकॉज कंपनीज आर मेनी, तो मुझे 10,000 तो बहुत कम लग रहा है। डिपोजिटरीज, डिपोजिटरीज दो है, इसके नाम तुम जानते हो, NSDL और CSDL। एक्चुअली NSDL है और CDSL है, CSDL नहीं है, CDSL है। पहला नाम है नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड और CDSL यानी सेंट्रल डिपोजिटरी सिक्योरिटी लिमिटेड। NSDL जो है ना वो BSE के लिए रेगुलेट करता है, और जो CDSL है वो NSE को रेगुलेट करता है। यानी अगर आपको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड करना है तो आपको CDSL से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, डिपोजिटरी से। इन्होंने क्या किया, सबसे बड़ा काम डीमटेरियलाइज किया है डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट क्या है, आपके पास पहले शेयर के सर्टिफिकेट होते थे, अब सर्टिफिकेट चले गए, उसकी जगह पे आपके अकाउंट में जैसे आपका नॉर्मल बैंक बैलेंस होता है वैसा बैलेंस रखा जाता है। तो ये तुम्हारे लिए जो काम किया वो किन किन लोगों ने किया, ये डिपोजिटरीज ने किया, डीमेट अकाउंट ओपन कराने का। फिर ब्रोकर्स, ब्रोकर्स यानी इन्वेस्टर्स को स्टॉक एक्सचेंज तक पहुंचाने वाले लोग। उसके बाद फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इसको पहले सेबी के साथ RBI और सेबी के साथ रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, और फिर वो लोग इंडिया में इन्वेस्टमेंट करेंगे इंडिया की फर्म्स के अंदर। ये लोग बाहर के लोग होते हैं, 600 से ज्यादा यहाँ पे अभी है। और मर्चेंट बैंकर, मर्चेंट बैंकर यानी बैंक, ये लोग भी खुद इन्वेस्ट करते हैं सेबी से रजिस्ट्रेशन कराने के बाद। फिर प्राइमरी डीलर्स, इसको RBI अपॉइंट करती है, और ये अंडर राइटर्स जैसा काम करते हैं। अंडर राइटर यानी कौन, अंडर राइटर ऐसे लोग ने कि जो अपने जॉइंट वेंचर में सीखा था वो लोग है कि जो नॉर्मली क्या काम करते हैं कि अगर आपके शेयर कोई नहीं खरीदेगा तो वो लोग खरीद लेंगे। फिर म्यूचुअल फंड्स, म्यूचुअल फंड इज अ व्हीकल फॉर कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट। इसमें आपको अगर इन्वेस्ट करना नहीं आता, आप किसी म्यूचुअल फंड के जरिए से शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो। म्यूचुअल फंड की कंपनी एक असेट मैनेजमेंट कंपनी के नाम से जानी जाती है, वो आपके जितने भी पैसे उसको अच्छे कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट करेगी और उसका रिटर्न आपके साथ में शेयर करेगी। इसे 30 म्यूचुअल फंड्स इंडिया में प्रेजेंट अवेलेबल है, ऐसा बोला गया। कस्टोडियन, कस्टोडियन यानी जो बैक ऑफिस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का काम जो करते हैं वो कस्टोडियन बोला जाएगा। वो पैसे को संभाल के रखने का काम करते हैं। इट रिसीव्स एंड डिलीवर्स सिक्योरिटीज, कलेक्ट्स इनकम, डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड्स एंड सेग्रीगेट्स द एसेट्स बिटवीन स्कीम्स। सेग्रीगेट्स यानी डिस्ट्रीब्यूट करना, डिफरेंशिएट करना। रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट्स, कंपनी के जब शेयर्स होते हैं ना, तो शेयर को इशू करने के टाइम पे नीचे रजिस्टर्ड ऑफ द कंपनी लिखा जाएगा। कभी मैं उसका स्क्रीनशॉट तुमको भेजूंगा, नीचे लिखा जाएगा रजिस्ट्रार भी, और ये भी लिखा जाएगा मर्चेंट बैंकर जो होते हैं ना वो भी लिखा जाता है उसके अंदर। एंड अंडर राइटर्स, वो आगे भी अपने सीख चुके कि गिवन नंबर ऑफ शेयर्स आपको सब्सक्राइब कराने पड़ेंगे, अगर नहीं होते तो अंडर राइटर्स उसको गारंटी देते 90% शेयर सब्सक्राइब होने चाहिए। अगर 90% से कम शेयर्स के लिए सब्सक्रिप्शन आता है तो कंपनी ने क्या करेगी, वापिस सारे पैसे रिटर्न कर देगी, लोगों के पास से पैसा कलेक्टेड नहीं कर सकती कंपनी। फिर बैंकर्स टू एन इशू, द बैंकर्स टू एन इशू कलेक्ट मनी ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी फ्रॉम द एप्लीकेंट्स। बैंकर्स टू एन इशू कलेक्ट करते हैं पैसे लोगों के पास से। पता है इस अकाउंट को क्या नाम दिया जाता है, ये अकाउंट को एस्क्रो अकाउंट बोला जाता है। एस्क्रो अकाउंट में पैसे जमा किए जाते हैं, यानी टेम्पररी अकाउंट। जब तक तुम्हारा पूरा शेयर का ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं होता नहीं तब तक आप उसमें से 1 रुपया भी विड्रॉ नहीं कर सकते। फिर डिबेंचर ट्रस्टीज, डिबेंचर ट्रस्टीज सिर्फ डिबेंचर होल्डर्स के लिए होते हैं, ये 2013 के बाद आए, पहले ये डिबेंचर ट्रस्टी नहीं थे, अब डिबेंचर ट्रस्टी कंपलसरी हो गया है। फिर वेंचर कैपिटल फंड्स, वेंचर कैपिटल फंड्स यानी ये लोग कि जो अनलिस्टेड कंपनीज के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं। एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, ये अलग अलग सिक्योरिटी यानी बॉन्ड और डिबेंचर को क्रेडिट रेटिंग्स देते हैं। क्रिसिल जिसको बोला जाता है, एक नाम इसका ये आता है क्रिसिल नाम। ये लास्ट क्वेश्चन था आज के लिए, अब बाकी के क्वेश्चन को अपने कल कंप्लीट करेंगे।